मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। हम दोनों पति पत्नी में पहले रात ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करते। वो किसी फॉरेन कंपनी में नौकरी करते थे। 1 साल पहले कंपनी ने उन्हें अमेरिका भेज दिया। मुझे शुरू में ही तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि उनकी मुझे आदत थी। दिन तो गुजर जाता, मगर रात की तन्हाई डसने को आती। न जाने कितनी ही रातें मैंने रोककर गुजारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जुदाई बर्दाश्त करने का सलीका आ गया, और कभी मैंने मैके और ज़्यादातर ससुराल में मेरा टाइम गुजरने लगा। ससुराल में मेरी सास और ससुर थे। मेरी एक ही नंद थी, जो कि मेरे पति से छोटी थी। उसकी शादी हो चुकी थी और वह हर दूसरे तीसरे महीने बाद मैके अपने माँ बाप से मिलने आती और 1-2 हफ्ते रहकर वापस अपने ससुराल चली जाती। मेरी नंद से बहुत बनती थी, वह बहुत अच्छी थी। वो नंद से ज़्यादा मेरी सहेली बन गई थी। हम उम्र होने के साथ साथ हम दोनों ने फिगर भी तकरीबन एक जैसे थे। पिछले दिनों मेरी नंद को उसका देवर हमारे यहाँ छोड़ गया और 2 हफ्ते बाद ले जाने का कहकर वापस चला गया। मेरी नंद का पति काम के सिलसिले में घर से रोजाना दूर रहता और 2-3 हफ्ते बाद 1-2 दिन के लिए घर आता। नंद के साथ वक्त गुजरते पता ही नहीं चला, और एक शाम उसका देवर उसे लेने के लिए आ गया। तो मेरी सास ने उसे कहा कि कल नहीं परसों चले जाना। तो नंद के देवर ने कहा ठीक है, परसों चले जाएंगे। उसका देवर 20 साल का जवान कॉलेज का स्टूडेंट है और बहुत अच्छे अलग और अदल की बदौलत सब रिश्तेदारों में एक अच्छी शोहरत रखता है। दूसरे दिन मेरी नंद अपनी माँ के साथ दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनके यहाँ गई। मुझे भी उनके साथ जाना था, मगर मैंने 2 दिन पहले ही कपड़े धोने का प्रोग्राम बना रखा था। 10 बजे का वक्त था। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा ली और कपड़े धोने लगी। मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्द कपड़े धोकर दोपहर का खाना पका लूँ, ताकि मेरी नंद और सास जब आए तो उनको इंतज़ार करना ना पड़े। कपड़े धोते हुए मेरी कमीज और सलवार गीली हो चुकी थी। गीले कपड़ों में मुझे बहुत उलझन हो रही थी और मैं घर में अकेली भी थी। तो मैंने अपनी पूरी सलवार उतार दी और सिर्फ कमीज पहन लिया। कमीज की भीगी की वजह से मेरा वजूद नुमायाँ हो रहा था। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे किसी के देख लेने का कोई डर न था और मैं बेफिक्री से कपड़े धो रही थी। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक मेरी नंद का देवर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मैं अचानक से उसको देखकर परेशान सा हो गई। वह ऊपर वाले गेस्ट रूम में सोया हुआ था। मैं भूल गई थी कि यह भी आया हुआ है। फिर मैंने पूछा, उठ गए जनाब? मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और वो मेरे भीगे हुए वजूद को देखने लगा। मैं यह भूल ही गई थी कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था और उस वक्त मेरे गीले कपड़ों में से अगला हिस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके इस तरह देखने से मैं घबरा सी गई। फिर मैंने फौरन उसे कहा, तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मगर वह ना गया और वही खड़ा रहा। फिर अचानक से उसने मुझे दबोच लिया। मुझे उसकी ऐसे हरकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि यह मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैंने गुस्से और हैरत से उसे कहा, यह क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। और फिर मैं उसकी गिरफ्तारी से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर वह मुझे अच्छी तरह काबू कर चुका था। मैं अपने आप को बेबस पाकर ऊंची आवाज़ से शोर मचाने लगी तो उसने हाथ में मेरे मुंह पर रख दिया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी आवाज़ निकल सके, ताकि जो कुछ वह कर रहा था उसे उसका खजा मुकतना पड़े, मगर उसने मेरे मुंह पर बड़ी मजबूती से अपना हाथ जमा रखा था। मेरी कोशिश थी कि किसी तरह मैं उसकी ग्रिप से निकल सकूं, मगर वह 20 साल का जवान मर्द और मैं एक कमज़ोर औरत उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी। अब उसका एक हाथ मेरी कमर पर और दूसरा मेरे मुंह पर था। फिर उसका हाथ मेरी कमर से आगे को सरकने लगा। अब मुझे अपनी बेइज्जती बुरी तरह महसूस होने लगी और मैं दुआएं मांगने लगी कि काश कोई आ जाए और इस दरिंदे से मैं बच सकूं, मगर उस वक्त वहाँ कोई ना था आगे मुझे उससे बचाता। फिर मैंने उसे इशारा से समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे मुंह से हाथ हटा ले, कि मैं ऐसे बता सकूं कि मेरी सास और उसकी भाभी किसी वक्त भी आ सकती है, मगर उसने मुझे बोलने का इजाज़त ही ना दी और मेरे साथ अपना मकसद पूरा करने की भरपूर कोशिश करने लगा। मैं जारो कतार रो रही थी और मेरे आंसू बहकर मेरे गालों को भिगोने लगे थे। मुझे रोना अपनी बेबसी पर आ रहा था। मैं खुद से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। रोते रोते मेरी हिचकियां बंध गई, मगर उसको मुझ पर कोई तरस नहीं आ रहा था। और फिर कुछ देर बाद
उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा और वह अपने मकसद में कामयाब हो गया। फिर अचानक वो उठा और भागकर सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर गेस्ट रूम में चला गया। मैं यूं ही कुछ देर लेटी रही और हैरत से सोचने लगी कि यह मेरे साथ क्या हो गया, और साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपनी सास को बताऊं या अपनी नंद से शिकायत करूं कि तुम्हारे देवर ने मेरे साथ घिनौना हरकत की है। मगर मैं कोई फैसला न कर पाई कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर मैं इस बात का शिकायत नंद से करती भी तो बदनामी मेरी ही होती। उसके देवर के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि उसको यहाँ आने से रोक दिया जाएगा, और अगर यह बात मेरे पति तक पहुँच गई तो उसका क्या अंजाम होता। अब मेरी पूरी ज़िंदगी निशाने पर आ चुकी थी। इस हालत में मैं किसी फैसले पर पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सर झुकाए वहीं बैठी थी कि इतने में मेरे सास और नंद भी आ गए। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह कहकर मैंने बात टाल दी। मेरी सास कहने लगी, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, बाकी कपड़े मेरी बेटी धो देगी और मैं खाना बना लेती हूँ। यूँ मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। फिर मैंने कपड़े चेंज करके अपने बेड पर आके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी नंद ने आकर बताया कि खाना तैयार है। तो मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाना खाऊंगी। तो वो बोली, ठीक है, तुम आराम करो, जब मन चाहे खा लेना। यह कहकर वही बाहर चली गई और मैं सोने की कोशिश करने लगी। ऐसे हालत में नींद का आना नामुमकिन था, मगर थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद आ गई और उस वक्त मेरी आंखें खुली जब शाम के खाने के लिए मेरी नंद कहने आई। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ यही खाऊंगी, मुझे खाने यही दे जाओ, और उसके साथ में कमर दर्द की टैबलेट भी ले आना। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ खाना खाऊं, क्योंकि वहाँ उस शैतान भी होगा और उसका सामना करना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल था। मेरे कहने पर वह मेरे लिए और अपने लिए खाना ले आई और हमने मिलकर डिनर किया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी मेरे हाल पूछने आई और कुछ देर बाद मुझे आराम करने को कहकर दोनों माँ बेटी उठकर साथ वाले कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मैं अब अकेली रह गई थी और दिन का वाकया एक डोरा ख्वाब बन चुका मुझे डराने लगा। फिर मैं एक किताब लेकर पढ़ने लगी। दरअसल मैंने वह हादसा को भुलाने के लिए किताब का सहारा लिया, मगर जो कुछ हुआ था इतने आसानी से तो मैं उसके मुताबिक सोचने के बाज ना रह सकती। मैं किताब तो पढ़ रही थी, मगर उसकी एक लाइन भी मैं समझने की सबका सिर थी। आखिर मैंने किताब बंद की और लाइट ऑफ करने के बाद बेड पर लेट गई। मगर मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि एक शरीफ लड़का उससे ऐसे हरकत क्यों किया और उसको यह सब करने की हिम्मत ही कैसे हुई। वह तो मुझे दीदी कहकर पुकारता था और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने उसे कभी अपनी ओर गलत निगाहों से देखते हुए पाया हो। जवान आदमी किसी औरत को देखकर चोरी चोरी ही सही मगर हैवानियत की नज़र से देख लेते हैं, मगर उसको कभी ऐसे हरकत करते मैंने नहीं देखा था। मगर आज अचानक उसे क्या हुआ कि वह पागलों की तरह मुझ पर झपट पड़ा। आखिर क्यों? क्या इस बात की यह वजह थी कि मेरे वजूद पर चिपके हुए गीले कपड़ों जिसमें मेरा सब कुछ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था, क्या इसीलिए वह मुझे उस हालत में देखकर अपने आप पर काबू न रह सका? तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं खुद ही नादानी में उसके लिए दावत गुनाह कर पैगाम बन गई थी? अब यह सारी बातें एक सवाल बन के मेरे दिमाग में घूम रही थी, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि मैं उस वक्त जिस हालत में थी तो कोई भी मर्द मुझे देख के अपने हवस खो बैठता। यह सब बातें सोचते हुए मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत भर चुकी थी वह अब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी और उस मामले में मैं खुद को ही कसूरवार ठहराने लगी। मगर मैं सच कहूँ तो जब वह मेरे साथ यह सब कर रहा था तो उस वक्त मुझे सुकून हासिल हो रहा था, क्योंकि मेरे पति को अमेरिका गए हुए 1 साल हो चुका था और मैं उसकी कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी। अब उस वाक़या के बाद मुझे भी कुछ होने लगा था और मैं यह सोचने लगी कि काश अगर वह मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करता और मुझे मेरी मर्ज़ी से करता तो कितना मज़ा आता और मैं उससे वो लज्जत देती जो मैंने 1 साल से बचा के रखी हुई थी। उस वक्त को लेकर मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई थी और यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में चली गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।